इजी कैच छोड़ा। हाँ हाँ अभी लास्ट मैच में खेला भाई जडेजा छोड़ेगा चले भाई एक तो छोड़ेगा ना प्रेशर तो है ना इसलिए दोनों टीम स्टॉप और वो अकेला तो करता है अच्छी कौन चेस कौन करेगा तो ये पिच पे 400 का टारगेट आ जाता है भाई मैं घर पे देखने नहीं जाऊंगा घर पे खेलने जाऊंगा अगर ऐसे तो टारगेट करके नहीं मार पाएंगे 400 तो नहीं आएंगे 43 साढ़े 4 की इतना खेल रही है आगे बच्चे को जा बॉलिंग आ लोगों ने बैटिंग हारी थी अभी टॉप लेकर बाकी कॉन्वॉय चला गया किस्मत से मिल गया आज ना हनुमान बन के भगा देता कौन और ये दोनों चले गया ये तो कैसे से गए इंडिया का पासा से इंडिया का हम टूटेगा और वाले तो बेचारा पूरी सीजन देखने दे रहा है ना आईपीएल खेल पाए ना वर्ल्ड कप खेल Okay. Good afternoon, all of you. So see this subject fixed income, right? Fixed income we have just started. Yesterday, Madan sir would have covered very basic terms and some concepts. What has happened is, as compared to 23, in 2024 they have split chapters into subtopics. मतलब अभी जो तुमको chapters दिख रहे हैं ना, वो आप देखोगे ना फिक्स्ड इनकम में, तो दो तीन पेजेस के मतलब चैप्टर्स बना दिए, ठीक है? तो ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? बट ब्रॉडली स्पीकिंग आपका जो फिक्स्ड इनकम का सिलेबस है ना, उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मान सर करवा रहे हैं और वो चालू रहेगा, राइट? एक वो पार्ट है। फिर प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल मतलब वैल्यूएशन और रिस्क एंड रिटर्न, मतलब जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। फिर एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज और क्रेडिट रिस्क, ठीक है? These are extra topics. तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजी के अभी इन्होंने 3 या 4 चैप्टर्स कर दिए हैं, इसके तो पहले से ही 2-3 चैप्टर्स है ही। एसेट बैक्ड सिक्योरिटी में भी 3 या 4 डाल दिए हैं और क्रेडिट रिस्क में भी 3 आई थिंक स्प्लिट हो गए हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग विद दिस, जो पूरा सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज है, वो सारे चैप्टर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो गो टू दैट टॉपिक। सर इतना इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन ये बोलो प्रैक्टिकल्स वो પણ આ બુક માં એ ટોપિક પ્લાન છે ને હા કાકે બધું એમાંથી કરવાનું છે એટલે અડધું કરવાનું જે પ્રેક્ટિકલ પોર્શન છે ને એ 23 વાળો જ છે પણ જે થિયરિટિકલ પોર્શન છે એ 24 માં છે એટલે આ બે બુક કરી નાખ हां 66 से स्टार्ट करें। हाँ, तो अभी जो नया आपका 24 वाला है रीडिंग 65 फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटाइजेशन, गो टू दैट।
वाली थी ना, चेन वाली, तो उसमें है ना, मैंने देखा था नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? 377 पेज 377 15 रीडिंग 15 Okay, so reading 65. Reading 65, fixed income securitization. Okay, so this is a very interesting concept. Securitization कहाँ यूज होता है, वो प्रोसीजर क्या होता है? See, they have mentioned steps 1, 2, 3, etc. Right? Steps 1, 2, 3 ऐसा लिखा है. I'm just reading out. फिर मैं आराम से समझाता हूँ. Bank making loans or a corporation extending credit to customers creates a pool of debt-based assets. This is, और वो जो कंपनी है या बैंक है, that entity is called originator. The pool of assets referred to as collateral is sold to a separate legal entity referred to as special purpose entity. The SPE issues fixed income securities. वो जो securities है, they are called asset-backed securities, supported by the cash flows from the collateral. These ABS are purchased by investors such as pension funds or fixed income funds that deem the risk reward of underlying collateral to be attractive. Securitization connects the owners of capital, मतलब investors, with those that require capital, मतलब borrowers, and removes the originating bank or corporation from the intermediation process. फिर उसके benefits लिखे हैं, right? लेकिन वो सब समझने के लिए you actually skip one page, go to 65B, go to 65B. उसमें एक फिगर ड्रॉ किया है, उसमें एक फिगर, मतलब क्विज के पहले आप देखोगे एक फिगर ड्रॉ किया है, दिख रहा है? कस्टमर्स बाय कार्स एंड देयर इज फ्रेड मोटर कंपनी. तो इसको मैं मेरे हिसाब से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. So what happens is, see suppose अपने देसी वर्जन करते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बराबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इस साइड बोरोवर्स है, बराबर, और एसबीआई और बोरोवर्स के बीच में रिलेशनशिप है, राइट? बोरोवर्स एंड इन लोगों ने कार का बोला है तो हम भी अज्यूम करते हैं सपोज कार लोन्स है, राइट? सो एसबीआई has given out car loans to the borrowers, right? And let us say that 5,000 crores of car loans are outstanding at SBI, बराबर. नॉर्मली क्या होता है कि SBI ने लोन दे दिया बोरोवर को, लोन होगा 5 साल से लेके 7 साल ऐसा कुछ, तो धीरे धीरे कस्टमर्स पैसा लौटाएंगे, they will pay EMI and your money will come back to SBI, State Bank of India. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5,000 करोड़ लगा हुआ है, राइट? 5,000 करोड़ ब्लॉक्ड है, जो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years वापस आएगा, राइट? नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज अ बैंक, इट्स अ कमर्शियल एंटिटी, और बैंक्स या कोई भी कंपनी हो उसको फाइनेंसिंग की जरूरत तो पड़ती है. आप कोई भी हेडलाइन देखो तो बड़ी बड़ी बैंक्स हर 6 महीने 12 महीने
पैसे रेज करते रहते हैं, या तो स्टॉक के थ्रू, स्टॉक मार्केट से, या बॉन्ड्स के थ्रू, मतलब दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। तो एसबीआई को पैसा रेज करना है, एसबीआई को पैसा रेज करना है। तो एसबीआई फिर ऐसा करता है कि वन ऑफ द वेज of raising capital, of raising finance, is that this SBI will sell car loans. SBI ने क्या करा कि ये जो 5,000 करोड़ का कार लोन है वो बेच दिया एक कंपनी को, और ये कंपनी ने कैश 5,000 करोड़ SBI को दे दिया, राइट? एसबीआई का तो पैसा आ गया, एसबीआई का तो पैसा मतलब रेज हो गया, करेक्ट? अच्छा, अब ये सवाल है कि एसपीई, स्पेशल पर्पस एंटिटी, वो एक सेपरेट एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल कंपनी होता है, राइट? तो एसपी कहां से लाएगा 5,000 करोड़, राइट? एसपी कहां से लाएगा 5,000 करोड़? तो एसपीवी या एसपीई, इट विल फाइंड इन्वेस्टर्स, से इन्वेस्टर 1, इन्वेस्टर 2, से 5 इन्वेस्टर्स है, बराबर? हर एक बंदा 1,000 करोड़ देगा। आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी सिंपल केस कि 5 इन्वेस्टर्स, हर एक ने 1,000 करोड़ दे दिया, तो 5,000 करोड़ इनको मिल गए, बराबर? तो सामने इनको क्या मिला, इन्वेस्टर्स को क्या मिला? तो सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने नहीं होते बैंक में हम पैसा डालते हैं एफडी का, तो हमें क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। तो इनको भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो जो सर्टिफिकेट है दैट इज कॉल्ड एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। इसको क्या बोलते हैं? एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास क्या है? पैसा है, दे वांट अ गुड रिटर्न विद रीजनेबल रिस्क। तो ये एक उनके लिए जरिया हो गया कि हाँ भाई, दिस इज वन मोर एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग इसमें अभी कैश दे देते हैं, हमको ये सर्टिफिकेट मिल गया, और धीरे धीरे क्या होगा कि बोरोवर जो रीपे करेंगे, राइट, एसबीआई को ईएमआई भरेंगे ना, तो जो पहले ईएमआई एसबीआई में जाने वाले थे, उसके बदले क्या होगा कि एसबीआई में नहीं आएंगे, सीधा ये एसपीई, और एसपीई से इनके पास चले जाएंगे। So over a period of time, they will recover their capital along with interest, right? So this is how the whole system works. This is known as securitization. SBI का तो obviously फायदा है क्योंकि उसका तो पैसा रेज हो गया। इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है कि भाई उनको एक एक्स्ट्रा एवेन्यू मिल रहा है कि पैसा कहाँ लगाओगे, बॉन्ड में लगाओगे, स्टॉक्स में लगाओगे, तो ये तीसरी चीज है, इसमें भी आप लगा सकते हो पैसा, राइट? अच्छा, वन मोर थिंग कि ऐसा हो सकता है कि सपोज लोन तो सारी 7 साल की है, अब ये इन्वेस्टर ने 1,000 करोड़ दे दिया और उसके पास सर्टिफिकेट आ गया, अब उसको तो धीरे धीरे पैसा मिलेगा 7 साल तक, मतलब जो एसबीआई की परिस्थिति थी वही इसकी होगी, ठहरो अभी 7 साल धीरे धीरे पैसा आएगा। बट व्हाट इफ सपोज दिस इन्वेस्टर से 6 months डाउन द लाइन उसको पैसे की रिक्वायरमेंट आ पड़ी, सपोज आप एफडी करवाते हो और पैसे की रिक्वायरमेंट आ पड़ी, तो एफडी में तो क्या होता है, प्री मैच्योर विड्रॉल, थोड़ा पेनल्टी लगेगा और आप निकाल सकते हो। इसमें क्या होगा, तो दिस इज द रियल मैजिक, इसमें नाउ ये जो एबीएस है उसके पास जो सर्टिफिकेट आ गया है, एफडी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो ना, और सपोज मेरे पास एफडी का सर्टिफिकेट है और मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको बेच दूंगा एफडी का सर्टिफिकेट, कि मेरा नाम काट के इसका नाम लिख दूं और वो मुझे कैश दे दे। आई कैन नॉट ट्रेड इट, देयर इज नो सेकेंडरी मार्केट, दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड। बट एबीएस में ऐसा नहीं है। ये एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, अगर किसी को भी पैसा चाहिए तो पूरी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें फिर किसी के साथ भी आप बाय एंड सेल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? फिर आप वो जो सर्टिफिकेट है, जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक और बॉन्ड, यू कैन बाय एंड सेल। सो जो शुरू हुआ था कार लोन, वो क्या था
इलिक्विड था, और जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, लिक्विड है. So this is the real magic of securitization. It turns an illiquid asset into a liquid tradable asset, at least in the developed markets. इंडिया जैसे कंट्रीज में क्या होता है, एबीएस में इनिशियल इन्वेस्टर हो जाते हैं, बट फिर उतना ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट नहीं होता है. बाय करेंगे फिर अप टू मैच्योरिटी होल्ड कर लेंगे. जबकि यूएस यूके ये सब में ट्रेडिंग भी होता है, तो लिक्विडिटी भी ज्यादा है. ठीक है. हाँ, આમાં પ્રિન્સિપલ એસપી ને જાય ઈએમઆઈ નું જે અમાઉન્ટ છે એસપી ને જાય બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, દરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇટ કન્ટેન્સ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, वो सब जाएगा एसपी के पास, फिर एसपी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. ઓકે તો એસપી ની ઇન્કમ શું આવે एसपी थोड़ा चार्ज रख लेगा, थोड़ा स्प्रेड रख लेगा. जैसे उसके पास आ रहा है 8, वो दे रहा है 7.9, ऐसा कुछ. राइट. अच्छा, दूसरी चीज कि why can't these investors directly deal with SBI? SPE की जरूरत क्या है? मैनेज कर नहीं, मैनेज इज आल्सो ओके, कर सकते हैं. उसका मेन आंसर ये है कि फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव देखो क्या होता है, ये जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, जब वो पैसा डाल रहे हैं तो दे विल मेक अ डिटेल स्टडी ऑफ द कार लोन्स. ये बोलो 5,000 करोड़ की कार लोन्स है, मुझे बुक दिखाओ कौन कौन सी कार लोन है, कौन से स्टेट्स में है, किस तरह के बोरोवर्स हैं. दे विल डू अ गुड ड्यू डिलिजेंस कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कार लोन्स, एंड इन्वेस्टर्स आर सेटिस्फाइड कि ये कार लोन बढ़िया क्वालिटी का है, ज्यादा कोई रिस्क है ही नहीं. सो दे आर वेरी श्योर अबाउट क्वालिटी ऑफ 5,000 करोड़ ऑफ कार लोन्स, वो लोग पक्के हैं. अब अगर वो डायरेक्टली एसबीआई के साथ डील करें तो ऐसा हो सकता है कि 5,000 करोड़ का जो कार लोन है ना, वो तो बढ़िया चल रहा है, नो प्रॉब्लम, बट एसबीआई तो बहुत बड़ा हाथी है, राइट. उसने तो बहुत सारे अलग अलग लोन्स किए होंगे, तो उसके कोई कॉर्पोरेट लोन्स है या एग्रीकल्चर में लोन्स है, वो सारे बैड लोन्स हो गए, राइट. और एसबीआई बैंकरप्ट हो गया. समझ में आ रहा है? और whatever reason एसबीआई बैंकरप्ट हो गया. तो अगर एसबीआई बैंकरप्ट हो गया तो ये इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा, और बैंकरप्ट हो रहा है फॉर समथिंग अदर देन कार लोन. इन्होंने कार लोन तो बराबर स्टडी करा है, बट कोई और चीज में फंस गया एसबीआई, इसलिए बैंकरप्ट हो गया. जबकि अगर आपने एसपीई या एसपीवी भी बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, अगर ये क्रिएट किया है तो क्या होगा कि वो जो 5,000 करोड़ का लोन है वो तो इसके पास है, एसपीवी के पास है, तो भले ये मर जाए बट इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं. मतलब दिस इन्वेस्टर्स आर गेटिंग अ प्योर एक्सपोजर टू ओनली दोस कार लोन्स, बाकी एसबीआई का कुछ उनको लेना देना नहीं है. सो फॉर दिस रीजन एसपीवी इज क्रिएटेड. और ये जो एसपीवी या एसपीई होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड बैंक्रप्सी रिमोट व्हीकल. उसको बैंक्रप्सी रिमोट व्हीकल भी बुलाते हैं कि अगर बैंक्रप्सी हो जाती है तो ये रिमोट है, ये दूर है उससे, इसका कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, ऑनलाइन अंडरस्टूड? ठीक है. तो अभी वो जो पूरा 65B है ना, डिस्क्राइब सिक्योरिटाइजेशन इंक्लूडिंग पार्टीज एंड द रोल्स दे प्ले, वहां से लेके क्विज तक पढ़ लो. ट्रेड થાય એક બીજા જોડે લોકો લેવેચ કરી શકે, પૈસા જરૂર સપોઝ આપણે કે આઈપીઓ માં નાખીએ પૈસા તો શેર આવી જાય આપણા ખાતામાં, તો થોડો પીછે એક્સપી રાખી મૂકે, અમુક લોકો રાખી મૂકે, પણ એને પૈસા જો વેચી કાઢશે તો ત્યાં પોસિબલ છે. बी पूरा पढ़ लो.
क्या थे इन्वेस्टर से कंपनी हुई कि इंडिविजुअल के कहीं बोला था ना अभी उसमें नहीं लिया पेंशन फंड्स पर फिर फिक्स इनकम के फंड्स होते हैं हेज फंड हो सकते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नॉर्मली रिटेल और इंडिविजुअल्स इस मार्केट में जनरली ऑपरेट नहीं करते क्योंकि साइज बड़ा होता है रिस्क तो आने रे क्या है रिस्क अल्टीमेटली रिस्क तो इन्वेस्टर्स ने रहना चाहिए सपोज कार लोन में गारंटी का नहीं है कार लोन में अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो वो इनको लॉस लगेगा पढ़ लिया then we are going to benefits जो फर्स्ट एनालाइज था बेनिफिट्स में जो ओरिजिनेटिंग बैंक या कॉर्पोरेशन है जो लोग लोन बेच रहे हैं उनको क्या फायदा है इंक्रीज बिजनेस एक्टिविटी ये 5,000 करोड़ एसबीआई के पास जल्दी आ गया तो और नए लोन दे देंगे राइट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है कैसे क्योंकि क्या होता है कि इसमें मैंने बताया ना कि एसबीआई है उसको पैसे की जरूरत है तो डायरेक्टली तो बॉन्ड इश्यू कर ही सकता है डायरेक्टली इन्वेस्टर को बॉन्ड इश्यू कर ही सकता है मोस्टली क्या होगा कि वो डायरेक्टली अगर किसी इन्वेस्टर को बॉन्ड बेचेगा ना तो इन्वेस्टर पूरा एसबीआई देखेंगे देखो एसबीआई ये करता है उसमें ये गलत हो सकता है तो इतना रिस्क है तो ओके वी विल गिव मनी टू एसबीआई एट 8% जबकि वाया दिस रूट जो इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ कार लोन देखेंगे और कार लोन की क्वालिटी बहुत अच्छा है तो ऐसा हो सकता है कि एसबीआई को पैसा मिल गया नॉट एट 8% बट एट 7% मतलब वाया दिस रूट एसबीआई कैन एक्चुअली एक्सेस फंड्स एट अ लोअर रेट तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है ऐसा भी लॉजिक है ठीक है ये इस लोन के मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू तो पैसा रेज नहीं कर सकता ना मल्टीपल नहीं ये लोन हो गया बॉन्ड भी इशू कर दिए और फिर हाँ तो लेकिन होता ही है ऐसा वो फिर सब इसीलिए फिक्स्ड इनकम में जो इन्वेस्टर्स और वो सब होता है वो बहुत डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ता है अब मान ले एसबीआई ने ये तो कर लिया है 5,000 करोड़ का सिक्योरिटाइजेशन हो गया फिर दूसरा बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो उन इन्वेस्टर्स को पता होगा कि भाई एसबीआई ओवरऑल लेकिन ये 5,000 करोड़ तो जा चुका है तो फिर उस तरह से उन लोगों का टर्म्स बैठता है तो वो सब रहता ही है बट पॉइंट इज दैट वाया
सिक्योरिटाइजेशन, इफ अ बैंक कैन प्रोवाइड वेरी हाई क्वालिटी एसेट्स, तो बहुत कम रेट पे फंड ला सकता है और उस तरह से फायदा हो सकता है। फिर लोअर कैपिटल रिजर्व्स फॉर बैंक्स, तो इसमें भी क्या होता है कि कितना कैपिटल बैंक को रखना पड़ेगा, खुद का पैसा, वो डिपेंड करता है कि उसका लोन कितना रिस्की है। तो कई बार बैंक्स रिस्की लोन्स को हटा दे तो उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो सकता है और लिक्विडिटी तो बढ़ेगी। सर पर चलेगा रिस्की लोन आपसे तो इंटरेस्ट नहीं करेगा, मतलब बढ़ेगा बट फिर भी उसको तो कैपिटल में फायदा होगा ना, वो ज्यादा हो सकता है ऐसा। फिर इन्वेस्टर्स को बेनिफिट, तो टेलर्ड रिस्क एंड रिटर्न, मतलब विशेष टाइप का आपको रिस्क और रिटर्न जो और कहीं अवेलेबल नहीं है वो मिल सकता है। फिर एक्सेस, दिस इज द ओनली वे बाय व्हिच यू कैन एक्सेस द लोन्स। बाकी तुम लोन में इन्वेस्ट कहां से कर सकते हो? सपोज हम लोग हैं एंड वी वांट टू इन्वेस्ट इन सम लोन्स, तो हम नहीं कर सकते, राइट? एंड अगेन लिक्विडिटी। और फिर पूरी इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स में बेनिफिट है। डिक्रीज लिक्विडिटी रिस्क, पूरा सिस्टम लिक्विडिटी इंप्रूव करता है तो लिक्विडिटी रिस्क कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट, लोअर लेवरेज फॉर ओरिजिनेटर्स, क्योंकि आपने लोन दिया है तो उसके सामने पैसा भी आपके पास आ गया, राइट? रिस्क है, risk to investors are twofold. The cash flows from the collateral to the ABS investors are uncertain and can vary in timing and size. मतलब रिस्क तो है कि अगर EMI में कोई डिले है, ऐसा कुछ हो रहा है तो investors will be impacted. Credit risk of the collateral is passed through to investors in the ABS. Systemic buildup of credit risk in ABS can create risk for financial system, as shown by financial crisis of 2007-9. मतलब this is the biggest risk. If not done properly, जो रिस्क पहले सिर्फ SBI का था, वो रिस्क अभी पूरे गांव में फैल गया है, right? Because now the entire financial system is exposed to the risk of loans that were originated by SBI. तो पूरा जो 7-9 का क्राइसिस था यूएस में, जो सब प्राइम लोन्स थे, कि बैंक्स ने जो लोन्स दिए थे, सब प्राइम मतलब लो क्वालिटी, ऐसे ऐसे लोन्स दिए थे और फिर वो लोन्स में से ऐसा सिक्योरिटीज बना दिए थे, तो सिर्फ बैंक्स नहीं मरे, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मर गया या मरने वाला था, ठीक है? ओके, ऑनलाइन ठीक है? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? यूएस वाले सेक्शन करते हैं। फाइन, क्विज देख लो। Economic benefits least likely. तो बी और सी तो बराबर है, ए, राइट? लीस्ट लाइकली मतलब यू हैव टू सर्च फॉर अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, तो बी और सी तो ट्रू है। फिर जो इश्यूअर है, इश्यूअर ऑफ एबीएस, जो एबीएस इश्यू करता है वो तो कौन है? एसपीवी, एसपीवी है, एसपीवी। यस, सॉरी શું કહે છે? સર્વિસર જે આમાં
સર્વિસર એટલે જે આ પૈસા આપે છે ને, જો અહીંયા લખ્યું છે ઉપર, જે આપણને આ ફ્રેડ વાળું આપેલું ને એક્ઝામ્પલ, એમાં જો જે થર્ડ બુલેટ છે ને, ધ સર્વિસર ફ્રેડ સર્વિસીસ ધ લોન. એટલે જે કેશ ફ્લો એસપીવી ને પહોંચાડશે ને એ સર્વિસર છે. ઓકે, હા, એટલે આ એક્ઝામ્પલમાં સેલર ને સર્વિસર એક જ છે. Okay, let us move to the next chapter. ये चला पार्ट पार्ट दिया है. Okay, go to the next one. Reading 66. अच्छा, ये थोड़ा डाइग्रेशन है, मतलब एसेट बैक सिक्योरिटी और उसकी बात चल रही है, उसके बीच में कवर्ड बॉन्ड्स ला रहे हैं वो लोग. तो कवर्ड बॉन्ड्स क्या है? सो बेसिकली इतना समझो कि ये जो पूरा मैकेनिज्म था ना, उसमें ये जो एसेट्स थी ना, मतलब जो लोन्स थी ना, वो एक्चुअली अलग एंटिटी में ले जा रहे थे और उसके सामने बॉन्ड्स इश्यू कर रहे थे, राइट. लेकिन अगर कुछ हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि ये जो 5,000 करोड़ की लोन्स है वो रहेगी तो एसबीआई में ही, लेकिन फिर भी जो बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं वो ये कार लोन के सामने ही कर रहे हैं. मतलब इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि देखो आप हमको पैसा दो, आपकी सिक्योरिटी में क्या है, तो बोले ये 5,000 करोड़ के कार लोन्स, दैट इज योर सिक्योरिटी. मतलब एसपीवी नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट एसबीआई और इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, तो उसको कवर्ड बॉन्ड बोलते हैं. आई थिंक यूरोप के कुछ कंट्रीज, जर्मनी वगैरह में ये काफी पॉपुलर है. और मतलब वहां पे ऐसा बोलते हैं कि वहां पे इन्वेस्टर्स इसको इसलिए प्रेफर करते हैं कि अगर कुछ गलत हो जाए, कि कार लोन्स बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो जाए, तो फिर एसबीआई का भी उनको एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकता है पैसे रिकवर करने में. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कवर्ड बॉन्ड्स. प्रैक्टिकली है, रिस्क भी है कि पूरी एसबीआई का रिस्क लगेगा, राइट, बट डिपेंड्स डॉक्यूमेंटेशन. और बेसिकली इन सब में क्या होता है कि कंट्री का जो लीगल सिस्टम है वो कैसे काम करता है और किसको ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है, उस पे भी काफी कुछ चीजें मतलब डिपेंड करती है. डॉक्यूमेंटेशन में वो हाँ. एक सेकंड के इन्वेस्टर ने कहा Yes. ये आपको एक्सेस इन्वेस्टर ने चेक हाँ, करो कि क्राइसिस आवे तो एसबीआई पहले तो अभी 5,000 हाँ, इन्वेस्ट जाए. करेक्ट. और इसीलिए आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है ड्यूअल रिकोर्स. ड्यूअल रिकोर्स मतलब वही कि अगर कुछ खराब होता है तो कार लोन तो है ही, प्लस एसबीआई का ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो भी हेल्प करेगा, ऐसा. ठीक है, तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़ लो. Go through the first 2 paragraphs.
एक और डन। सर एक बार डुअल रिकॉर्ड कर लें। ड्यूअल रिकॉर्ड मतलब अगर कार लोन से पैसा नहीं आता है तो एसबीआई का दूसरा एसेट भी यूज कर सकते हैं ऐसा। अच्छा मैं थर्ड पैरा से पढ़ रहा हूँ। Because the cover pool remains on the balance sheet of the issuer will not benefit from any reduction in required capital reserves that would occur under a securitization. तो मैंने बताया ना कि सिक्योरिटाइजेशन में क्या है कि लोन चला गया बुक में से तो कैपिटल भी कम रखना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि बैंक की बुक्स में ही ये लोन सभी भी रह रहे हैं। Unlike an ABS in which pool of assets is fixed at issuance, a covered bond requires the issuer to replace or augment non-performing or prepaid assets in cover pool so that it always provides for covered bonds promised interest and principal payments। और उसमें क्रेडिट ट्रांचिंग नहीं होता है। हालांकि अभी क्रेडिट ट्रांचिंग क्या होता है वो उनको नहीं पता है, बट इतना समझो कि इसमें तो क्या था 5,000 करोड़ की लोन ट्रांसफर हो गई, फिर वो जो लोन है वो फिक्स रहेगी। इसमें क्या है कि सपोज 5,000 करोड़ की लोन है, कवर्ड बॉन्ड इश्यू हुआ, इसमें से 500 करोड़ का डिफॉल्ट हो गया, अभी तो 4500 करोड़ ही हुए, 4500 करोड़ ही बचे हैं, तो फिर बैंक को और 500 करोड़ की लोन्स उसमें जुड़ देने की सो दैट वो टोटल कवर बना रहे। इस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन उसमें रहेगा। ठीक है, basically you are providing maximum protection to the holders of covered bonds। ऐसा covered bonds may have different provisions in case the issuer default, अगर default हुआ तो। a hard bullet covered bond is in default if the issuer fails to make a scheduled payment leading to acceleration of payments to covered bond holders। मतलब हार्ड बुलेट कवर्ड बॉन्ड होगा तो जैसा ही एक कुछ मिस हो गया तो जो इन्वेस्टर्स को पूरा पैसा एक साथ वापस मांग सकते हैं। जबकि सॉफ्ट बुलेट में जो ओरिजिनल शेड्यूल मैच्योरिटी है उसमें कुछ पोस्टपोनमेंट हो सकता है बाय एज मच एज अ ईयर, इफेक्टिवली पोस्टपोनिंग डिफॉल्ट एंड एसोसिएटेड पेमेंट एक्सेलरेशन। मतलब हार्ड में तो सपोज एक कूपन आप मिस कर गए तो पूरा पैसा मांग सकता है, इसमें क्या होगा कि 1 साल का डिले आप रख सकते हो ऐसा। A conditional pass through covered bond converts to a pass through bond on the maturity date if any payments remain due, meaning that any payments subsequently recovered on the cover pool are passed through to the investors। मतलब अगर ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा कि जैसा डिफॉल्ट होगा तो ये पूरा जो पूल है वो फिर एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टर्स के नाम ही हो जाएगा, उसमें से जो भी रिकवर या जो भी आएगा वो सीधा सीधा इन्वेस्टर्स को मिल जाएगा। बिकॉज अदरवाइज इट मे नॉट बी द केस, क्योंकि यहाँ तो पूरी एसबीआई है राइट। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें से रिकवरी आ रही है बट वो पैसा डायरेक्टली ये इन्वेस्टर्स के पास नहीं जा रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। ओके, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये थोड़ा डाइग्रेशन था, मैंने बताया। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रेडिट एनहांसमेंट यूज्ड इन सिक्योरिटाइजेशन। मतलब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है तो इन्वेस्टर्स ने तो स्टडी कराई है, इन्वेस्टर्स ने अच्छा स्टडी किया है, और इसमें देखो खेल क्या होता है कि ये एसपीवी है बराबर, 5,000 करोड़ का कार लोन का पूल है, कोलेटरल का पूल है। इन्वेस्टर्स तो अपना स्टडी करेंगे बट मेनी टाइम इन्वेस्टर्स खुद स्टडी नहीं करेंगे। स्टडी कौन करेगा? अपने मूवी देखने जाते हैं, क्या देखते हैं पहले? रेटिंग है, तो बॉन्ड का रेटिंग होता है राइट। तो हाँ, वो इंडिया में है, ग्लोबली S&P, मूडीज राइट एंड फिच, ये तीन जो रेटिंग एजेंसीज है
वो रेटिंग देंगे। अगर ट्रिपल ए रेटिंग है तो बहुत सेफ, डबल ए है, ए है, ट्रिपल बी है। तो बेसिकली क्या होता है कि इनको जब इश्यू करना होता है ना, तो पहले रेटिंग एजेंसी वाले देखेंगे कि हाँ चलो तुम्हें एबीएस इश्यू करना है, तो बोले ठीक है तुम्हारा ये जो लोन का स्ट्रेंथ है ना, उसके हिसाब से वी कैन गिव यू ट्रिपल बी रेटिंग, कि भाई तुम्हारा ट्रिपल बी बनता है, इतना रेटिंग हम देंगे, बराबर। अच्छा, अब एसपीवी को पता है कि अगर ट्रिपल बी रेटिंग है ना, तो इन्वेस्टर 9% तो मिनिमम मांगेंगे, isn't it? ऐसा रहेगा। और एसपीवी को पैसा चाहिए, दे आर ट्राइंग फॉर 8%, दे आर ट्राइंग फॉर 8%, ठीक है। तो रिस्क घटाना पड़ेगा, रिस्क घटाना पड़ेगा ना, रेटिंग और अच्छा करना पड़ेगा। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ट्रिपल बी है ना, उसके बदले अगर डबल ए हो जाए ना, तो आपका कॉस्ट घट जाएगा। सो लेट अस ट्राई फॉर डबल ए रेटिंग। तो फिर वो रेटिंग एजेंसी से बात करेंगे, क्या बता रहे हो ट्रिपल बी रेटिंग, पर हमें अगर डबल ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर डबल ए चाहिए तो रिस्क कम करना पड़ेगा। तो रिस्क कम करने के लिए जो मैकेनिज्म्स है, दोज आर कॉल्ड क्रेडिट एनहांसमेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट एनहांसमेंट। तो क्रेडिट एनहांसमेंट का नंबर 1 और सिंपलेस्ट तरीका, ओवर कोलेटरलाइजेशन। ओवर कोलेटरलाइजेशन मतलब ये लोन 5,000 करोड़ की है, आप इश्यू करो 4,500 करोड़, यू इश्यू सिक्योरिटीज वर्थ ओनली 4,500 करोड़, सो दैट 500 करोड़ का कुशन बना ही रहेगा। ये पहले 500 करोड़ अगर डिफॉल्ट होता है, 10% डिफॉल्ट होता है 5,000 में से 500, तो कोई इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सो दैट कैन रिड्यूस द रिस्क, दैट इज ओवर कोलेटरलाइजेशन। फिर एक्सेस स्प्रेड, मतलब हमारी बात नहीं हुई कि इसके पास 8% आ रहा है, वो दे रहा है 7.9, तो 0.1 अपने पास रखा है, तो वो जो एक्स्ट्रा स्प्रेड है 0.1 वाला, उसमें से कुछ पार्ट ऐसा रिजर्व जैसा रखो कि अगर कुछ डिफॉल्ट होता है तो इसने जो पैसा बचाया है उसको यूज करेंगे टू मेक अप फॉर द डिफॉल्ट। तो दैट इज अनदर मेथड, राइट। तो ये दो पढ़ लो। फिर आता है क्रेडिट ट्रांचिंग, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूं। पहले दो पढ़ लो, ओवर कोलेटरलाइजेशन और एक्सेस स्प्रेड तक पढ़ लो। ओके, नाउ वी मूव टू क्रेडिट ट्रांचिंग। तो क्रेडिट ट्रांचिंग समझने के लिए इसको थोड़ा टाइडी कर देते हैं।
सी तो ये जो क्रेडिट ट्रांचिंग है ना, वो सिक्योरिटाइजेशन में दूसरा एक एकदम हिट आइडिया था, जिसके कारण ये वाइडली पॉपुलर हो गया, राइट। इन्होंने क्या किया कि ओरिजिनल अपना क्या था, 5,000 करोड़, 5 इन्वेस्टर्स, मतलब हर एक का 1,000 करोड़, बराबर। नाउ सपोज देयर इज अ 10% लॉस, मतलब डिफॉल्ट हो गया, बराबर। 5,000 का 10%, मतलब 500 करोड़ का डिफॉल्ट हो गया, 10% लोन, पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो नॉर्मली तो क्या होगा कि सबको 100 करोड़ का लॉस लगेगा, isn't it? 100 crore, 100 crore and 100 crores. मतलब all the investors will equally bear the loss logically. हर एक को 100 करोड़ का लॉस लग जाएगा, which is fine, वो तो है। लेकिन किसी ने क्या आइडिया करा कि इसके बदले अपने अगर ऐसा रूल बना दे, बराबर, कि ये 5 टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, राइट, 5 टाइप के इन्वेस्टर्स, 5 अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं। सपोज लेट अस मेक अ रूल कि पहले 300 करोड़ अगर लॉस होता है ना, तो सब इन्वेस्टर 5 को ही लगेगा, समझ में आ रहा है। लेट अस मेक अ रूल कि अगर 300 करोड़ तक का लॉस जाता है तो सिर्फ इन्वेस्टर 5 को वो लॉस एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, समझ में आया। मतलब अगर 50 करोड़ का लॉस हुआ तो इसका पैसा कटेगा, इन्वेस्टर 1 2 3 4 को कुछ नहीं, राइट। 200 करोड़ हुआ, इसका पैसा कटेगा, 300 करोड़ हुआ, इसका पैसा कटेगा। हाँ, अगर 300 करोड़ से ऊपर जाता है, राइट, सो लेट अस से इन्वेस्टर 3 एंड इन्वेस्टर 4, राइट, वो नेक्स्ट 200 करोड़ का लॉस बेयर करेंगे, ठीक है। मतलब अगर 300 करोड़ तक का लॉस है तो सिर्फ ये 5 वाला मरेगा, 300 से ऊपर जाएगा 500 करोड़ तक, सपोज 400 करोड़ का लॉस हुआ, तो 300 करोड़ इसके गए और फिर इनके मिला के 100 करोड़ जाएंगे। 500 करोड़ का लॉस गया तो 300 करोड़ इसके गए और इनका मिला के और 200 करोड़ जाएगा, राइट। तो ऐसा रूल बना दिया। इन्वेस्टर 1 2 को कब लॉस बेयर करना पड़ेगा, लॉस बियॉन्ड 500 करोड़, कि अगर 5,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में 500 करोड़ से ऊपर लॉस जाता है तभी इनकी बारी आएगी, समझ में आ रहा है। मतलब ये सबसे सेफ हुआ, ये सबसे रिस्की हुआ और ये बीच में हुआ। हाँ, तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो सबसे सेफ है उनको ट्रिपल या डबल ए रेटिंग मिल जाएगा और उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, और ये जो बिल्कुल रिस्की है उसको एकदम खराब रेटिंग या रेटिंग ही नहीं होगा, राइट, और उसको सबसे ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। इससे क्या है कि मार्केट में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसको ज्यादा रिस्क रिटर्न लेना है वो ये करेगा और जिसको कम करना है वो ये करेगा। तो now we can, from a single pool of loans, we have made instruments which people with different risk appetites can buy. So this is known as credit tranching. जिसको कम रिस्क लेना है कम ले, ज्यादा रिस्क और ज्यादा कमाना है तो वो ऐसा करे। तो इसका मतलब है क्रेडिट ट्रांचिंग। हाई रिस्क होगा उसका इंटरेस्ट रेट मतलब कूपन हाई होगा, राइट। सो नाउ विद दिस इन माइंड आप पूरा पढ़ो वो, और ये जो अलग अलग कैटेगरी बता दी ना, मैंने तो ऐसे ही 1 2 3 लिखा है, राइट, उसको ट्रांच बोलते हैं। ट्रांच इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर स्लाइस। तो दिस इज क्रेडिट ट्रांचिंग, कि आपने अलग अलग क्लासेस बना दिए, किसी का कम रिस्क, किसी का ज्यादा रिस्क। ऑनलाइन समझ में आया? ओके, तो प्रोफेसर्स नोट है ना, वहां तक पढ़ लो।
आराम से पढ़ो, कुछ भी नहीं समझ में आता है मुझसे पूछो। સર બધું જરા લોન જે છે ઇક્વલી ડિવાઇડ ન થાય, કોઈ કે 2000 કરોડ આપ્યા, કોઈ કે 500 કરોડ એટલે આપ્યા ઇન્વેસ્ટર્સ, हाँ ये હા બરાબર, તો જે ટ્રાન્ચીસ હોય રેશિયો માં ડિવાઇડ થાય કે ब्रांचेस तो मतलब वो लोग क्या करेंगे, देखो 5,000 करोड़ का इश्यू है, उसमें से 2,000 करोड़ एकदम सेफ है, तो बोलो आपको कितना चाहिए, और 2,500 करोड़ मिडल है, 500 करोड़ इक्विटी है, तो फिर जिसको जितना चाहिए उस हिसाब से करेंगे। हाई इक्विटी मतलब जो हाई टिकट साइज है उसको भी वो डिवाइड कर सकते हैं कि थोड़ा इसमें ये ब्रांच में हाँ यस यस, सपोज मैं थोड़ा ऊपर ऊपर वाला ट्रांच लूं, थोड़ा तू 500 ले वो ऐसा कर 500 ले सकता हूँ, रिटर्न कम वो available है। और जनरली ये जो नाम होते हैं सीनियर मतलब एकदम कम रिस्क, सबऑर्डिनेट मतलब ज्यादा रिस्क, और उसमें भी ये जो एबीसी होता है तो वो भी अल्फाबेटिकली, ए मतलब सबसे कम रिस्क, फिर बी ज्यादा रिस्क, सी और ज्यादा रिस्क ऐसा। और नॉर्मली जो एकदम सेफ होता है उसको सीनियर बोलते हैं, बीच वाले को मेजेनाइन बोलते हैं, और लास्ट वाले को जनरली इक्विटी ट्रांच बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्की है। तो प्रोफेसर्स नोट तक पढ़ लो, और ये जो पूरा रूल्स बनाते हैं कि पहला लॉस इसको लगेगा, फिर इसको इसको, तो दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल स्ट्रक्चर। और फिर लास्ट पैरा में पढ़ रहा हूं कि जब तक ट्रांच रिमेन्स आउटस्टैंडिंग तो उसको उसका कूपन पेमेंट मिलता रहेगा। से एन इन्वेस्टर परचेज $10 million फेस वैल्यू ऑफ ट्रांच बी, जिसमें एमआरआर प्लस 1.5% है और एमआरआर 4% है, तो 5.5% 10 मिलियन का आपको मिलता रहेगा, राइट। इफ डिफॉल्ट्स इन द कोलेटरल पूल अमाउंट टू 50 million, तो फर्स्ट 30 million सी एब्सॉर्ब कर लेगा, और फिर जो 20 मिलियन है वो बी को लगेगा। तो बी का 80 मिलियन था आउटस्टैंडिंग, उसमें से 20 मिलियन लॉस लगेगा, मतलब नाउ इट विल बिकम 60 मिलियन, राइट। तो वो लॉस इसको लगेगा, और 8 का 6 हो गया, तो उसी तरह जो आपका 5.5% है वो 8 मिलियन के बदले 6 मिलियन पे अभी आपको मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन ओके ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वाला है सेक्शन, उसमें अलग अलग टाइप के एबीएस डिस्क्राइब करे हैं। देखो एबीएस जो है ना, एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, उसका जो सबसे बड़ा कैटेगरी है वो होम लोन वाला है, व्हिच इज मॉर्गेज, उसका नाम भी ऐसा है एमबीएस, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। तो वो पूरा नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे एबीएस है वो इसमें डिस्क्राइब करे हैं, राइट। और उन लोगों ने ऐसा भी बोला है कि कुछ जो लोन्स होती है ना वो एमोर्टाइजिंग होती है। नॉर्मली हम जो लोन्स लेते हैं ना, कार लोन ली, होम लोन ली, वो कैसी होती है कि हर एक जो ईएमआई होता है उसमें कुछ इंटरेस्ट भी जाता है और कुछ प्रिंसिपल भी जाता है, दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजिंग लोन। लेकिन कुछ दूसरी लोन्स है जैसे क्रेडिट कार्ड की है, क्रेडिट कार्ड में हम तो नॉर्मली सब भर देते हैं, इंडिया में यूजुअली दैट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, बट कभी नहीं होता
कि मैंने 1 लाख की खरीदी की क्रेडिट कार्ड की, तो जो बिल आएगा तो उसमें मिनिमम पेमेंट तो कुछ 10% जैसा ही होता है, मतलब 10,000 भर दो तो वो 90,000 आपका क्रेडिट कार्ड में बैलेंस बना रहेगा, उस पर ब्याज लगेगा, बट यू डोंट हैव टू रीपे द एंटायर लोन एज पर अ शेड्यूल, कोई ईएमआई नहीं बनेगा उसमें। तो उस टाइप की जो लोन्स है यहाँ पे आप सब कुछ मतलब ईएमआई में इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल नहीं भर रहे हो, खाली इंटरेस्ट। हाँ, दैट इज कॉल्ड नॉन एमोर्टाइजिंग लोन्स। तो वो आपको टर्मिनोलॉजी समझना है, एमोर्टाइजिंग वर्सेस नॉन एमोर्टाइजिंग। तो क्रेडिट कार्ड नॉन एमोर्टाइजिंग लोन होता है और उसके ऊपर ईबीएस ये लोग बनाते हैं। हाँ, तो उसमें फर्स्ट पैरा तो ठीक है, सेकंड पैरा कैश फ्लो टू अ पूल ऑफ क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल इंक्लूड्स फाइनेंस चार्जेस, मेंबरशिप एंड लेट पेमेंट फीस एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट्स। मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड सब कलेक्ट करता रहता है वो इन्वेस्टर्स में ये लोग बांटेंगे। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स आर नॉन amortizing loans, however borrowers can choose to repay principal at their discretion. Interest rates on credit card receivables can be fixed or floating, typically subject to a cap. A credit card securitization structure will typically include a lockout period or revolving period during which ABS investors only receive interest and fees paid on the collateral. तो इसका लॉजिक क्या है कि सपोज 5,000 करोड़ के क्रेडिट कार्ड के लोन्स है, वो मैंने खरीद लिए, अब मैं इन्वेस्टर्स को बेच रहा हूं, तो मुझे तो पता नहीं है कि 5,000 करोड़ का जो लोन है देयर इज नो फिक्स शेड्यूल, ईएमआई का कोई शेड्यूल तो है नहीं, तो इंटरेस्ट तो आता रहेगा, 5,000 करोड़ पे इंटरेस्ट तो आता रहेगा, बट प्रिंसिपल कब आएगा एग्जैक्टली वो तो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जब इन्वेस्टर्स को बेचता हूं ना, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो मैं आपको बेच रहा हूं क्रेडिट कार्ड एबीएस, लेकिन जो पहला साल है वो लॉकआउट पीरियड रहेगा, कि पहले साल में मैं सिर्फ ब्याज दूंगा आपको, प्रिंसिपल नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट सर्टेन कि कब आएगा, एक साल हो जाएगा फिर कुछ कुछ पैसे आने लगेंगे ऑटोमेटिकली, तो फिर मैं इन्वेस्टर्स को देने लगूंगा। बट क्रेडिट कार्ड में बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी, तो पहले ऐसा लॉकआउट पीरियड डाल देते हैं कि जिसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट दोगे, प्रिंसिपल नहीं दोगे। अच्छा, आपने इन्वेस्टर्स को तो बोल दिया कि लॉकआउट पीरियड है, बट विद इन 1 ईयर कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो पूरा लोन भर देंगे, ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो ये लोग क्या करेंगे कि अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है, मैंने मेरे इन्वेस्टर्स को बोला 1 साल तक प्रिंसिपल नहीं दूंगा, सिर्फ इंटरेस्ट दूंगा, 5,000 करोड़ था, लेकिन उसमें से 500 करोड़ लोगों ने लौटा दिया, तो मैं क्या करूंगा कि 500 करोड़ का नया क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल खरीद लूंगा, सो दैट माय पूल रिमेन्स एट 5,000 करोड़। मतलब अगर लॉकआउट पीरियड में रीपेमेंट आने लगता है तो उतना ही मैं एक्स्ट्रा खरीद लूंगा, सो दैट माय कार्ड रिसीवेबल पूल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये एक चीज ध्यान में रखने जैसा है। तो अभी पढ़ लो, अभी एंड तक पढ़ लो, सोलर एबीएस तक पढ़ लो, प्रोफेसर नोट का कोई मतलब नहीं है। आराम से पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो पूछो। ये सारी चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वुड हैव कम अक्रॉस यूजुअली, और इंडिया में मोस्टली ऐसा होता भी नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा मतलब नया नया लगेगा, ठीक है। एसबीआई कार्ड जो बना है इन लोगों ने, हाँ, एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, सेम लॉजिक, मतलब वो एक एसपीवी होकर जितना बड़ा हो गया कि लोग तो अलग कंपनी बना दी है क्रेडिट कार्ड के लिए। ओके एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड का करना था उसको ऑपरेशन, तो अलग कंपनी बना दिया। क्रेडिट कार्ड के लिए जैसे
बेसिकली इंडिया में इट इज कॉल्ड एनबीएफसी। जैसे मुथूट है तो मैं बोला सिर्फ गोल्ड लोन करूंगा, ऐसे एसबीआई कार्ड बोला मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड लोन करूंगा। क्रेडिट कार्ड इन वन साइड इज जस्ट लाइक अ पर्सनल लोन, और क्या है? बोलो पढ़ा? हाँ पढ़ लो, लास्ट पैरा पढ़ लो। सर टर्म बचा लोग अकाउंट बता नहीं सके 5,000 करोड़ में सारा ना पहले दे माइट मतलब इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं कि ज्यादा खरीदना है आप लोगों को, बट रेयर होता है। ठीक है, फिर ये सोलर एबीएस 2024 में ही आया है, ये नया है, 2023 तक नहीं था। ओके साथ में पढ़ते हैं। ओके so solar ABSs are backed by loans to homeowners wishing to finance the installation of solar energy system to reduce their energy bill। सिंपल सी बात है, राइट? अपने यहाँ भी सोलर रूफटॉप सब लगवाते हैं। आई थिंक 80-90% पीपल टेक लोन्स, देते ही हैं, तो वो लोन का भी लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन कर दिया। मतलब इतना एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम है वहाँ पे कि ये जो रिसीवेबल्स है लोन्स वाले, इसका भी सिक्योरिटाइजेशन कर दिया। सर इंडियन मार्केट का टाइम है सर नाम याद हाँ सिक्योरिटाइजेशन सोलर मतलब हाँ अगर अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर दे और सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करे, सब्सिडी तो दे ही रही है ना, लेकिन सवाल है कि वो लोन का सिक्योरिटाइजेशन क्यों करना है? और लोन इंडिया में तो ले भी नहीं कितना लोग को। Some people may not go for loans. These loans are offered by specialist finance companies or the financing subsidiaries of solar energy companies. Solar ABSs are attractive to investors focused on ESG. तो आजकल ESG काफी vogue में है, तो उसके कारण भी ये चला है। मतलब किसी को अगर ऐसा फील गुड करना है कि देखो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे लोन्स मिल रही है, किनको? तो बोले जिनको सोलर सिस्टम्स डालने हैं, तो बोले आई एम डूइंग माय बिट फॉर द एनवायरनमेंट, राइट? ठीक है, सब करेंगे तो फिर सबको करना पड़ेगा, इट्स लाइक दैट। Solar loans themselves can be secured on the solar energy system itself or on the homeowner's property as a junior mortgage, providing extra security to ABS investors. How you are? ये पीछे से खींचिए। Internal credit enhancement methods such as over collateralization, excess spread, subordination मतलब tranching are common in these structures. Solar loans are usually made to homeowners with good credit scores who are saving on energy bills through installing solar systems, so credit risk is low. However, solar ABSs are relatively a new asset class, yet to be tested through a full credit cycle. Many solar ABS have a pre-funding period, which allows the trust to make investment in solar-related loans for a fixed time period after raising funds through issuing the ABS. This period allows ABS structure to invest in a larger, more diversified pool of solar-related investments. मतलब बेसिकली क्या होता है कि चलो नक्की तो कर दिया कि
5,000 करोड़ करने के हैं और इन्वेस्टर से पैसा भी दे दिया, बट अगर वो 5,000 करोड़ आप 1-2 महीने में डिप्लॉय करने जाओगे तो यू कैन नॉट बी सर्टेन ऑफ लोन्स, क्वालिटी ऑफ लोन्स, बट इफ यू टेक से 6 to 12 months तो अच्छे अच्छे लोन्स मिलेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे ऐसा, ठीक है। और जो लास्ट है वो सीडीओ है। तो सीडीओ बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट तो ये जो ट्रांचिंग का करा ना वही चीज है, राइट, कि अलग अलग ट्रांच बना देंगे जिसमें रिस्क रिटर्न अलग अलग है। लेट अस सी, CDO is a structured security issued by SPE for which collateral is pool of debt obligations. When the collateral securities are corporate or emerging market debt, they are called CPO. CLO are supported by portfolio of leverage bank loans. Unlike the ABSs we have discussed, CDOs do not rely solely on payments from a static collateral pool to meet obligations from issuing securities. What sets CDOs apart from regular ABS is that CDOs have a collateral manager who dynamically buys and sells security in collateral pool to generate the cash to make promised payments to investors. मतलब ये जो था ना हमारा सिंपल स्ट्रक्चर इवन ट्रांच वाला, उसमें जो कोलेटरल का पूल था ना वो स्टैटिक था कि एक बार हो गया तो हो गया, राइट। जबकि सीडी और इसमें क्या होगा कि ये जो लोन है ना, पूल है लोन का, वो लोन कोई मैनेजर होगा एक्सपर्ट जो खरीद बेच करता रहेगा। मतलब सपोज ओवरऑल वैल्यू 5,000 करोड़ रखेगा, बट उसको अगर कोई बहुत सस्ता लोन मार्केट में मिल रहा है तो वो खरीद लेगा, इसमें कोई महंगा अच्छा भाव मिल रहा है तो बेच देगा। मतलब ये सब कर करके that manager will try to maximize the returns for all class of investors. That is the basic part about CDO, right? उसका कॉमन नाम है CDO। अगर ये सब लोन्स है तो उसको CLO बोलते हैं, अगर ये सब लोन के बदले बॉन्ड है अलग अलग तो फिर उसको CBO बोलते हैं ऐसा। CDOs issued subordinated tranches in similar fashion to ABS, मतलब ट्रांचिंग तो होगा, and structure must be able to offer attractive return on the lowest rank equity tranche after accounting for required yields on the more senior CDO tranches. वो तो है ही, इनफ रिटर्न देना पड़ेगा तो ही लोग अट्रैक्ट होंगे। Before 79 financial crisis, CDOs were based on a wide variety of underlying collateral. Since the crisis, CDO structures have become less complex and more stringent requirements have been placed on the quality of collateral, क्योंकि उस टाइम बहुत लॉसेस इसमें गए थे। Collateral today comprise mostly leveraged loans, hence most common form of CDO is the CLO. और उसमें 3 टाइप्स है, एक कैश फ्लो CLO, payments are generated through cash flow on the underlying collateral, एक कोलेटरल में जो पैसा आ रहा है उससे इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। फिर मार्केट वैल्यू, सो पेमेंट्स आर जनरेटेड थ्रू ट्रेडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग कोलेटरल। मतलब मैंने बताया ना बहुत एग्रेसिवली खरीद बेच करते रहेंगे। एंड सिंथेटिक में वो लोग एक दूसरी टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। ये जो CDS लिखा है ना, लिखा नहीं है बट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसका नाम है CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो उसका यूज करके ये कैश फ्लो जनरेट करते हैं। अब वो एग्जैक्टली क्या डेरिवेटिव है वो सब पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स में, बट जस्ट रिमेंबर इट इज बेस्ड ऑन सम डेरिवेटिव। और जो कोलेटरल होता है उसका it is subject to a series of pre-specified tests to protect CLO investors। मतलब पहले ही चेक कर लेते हैं कि भाई 5% डिफॉल्ट हुआ तो सब सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर स्लो डाउन आया, इकोनॉमी स्लो हो गई, ऐसा सब टेस्ट करते रहते हैं। और रिस्क घटाने के लिए कवरेज ऑफ पेमेंट ऑब्लिगेशन बाय कैश फ्लो फ्रॉम द कोलेटरल, फिर हर एक ट्रांच के लिए ओवर कोलेटरलाइजेशन करो,
और डाइवर्सिफिकेशन करो. Limitations on the amount of CCC rated debt in the collateral pool. ये जो pool है collateral का, उसमें एकदम घटिया क्वालिटी के लोन्स ज्यादा ना डाल दे, उसका ध्यान रखते हैं. ठीक है, देख लो, क्विज देख लो ऑनलाइन. ठीक है, लो भाई, तीसरा विकेट गिरा. थोड़ी बात पहले तो है. अब कैसा रहा है 300 मार देंगे फिर एक बॉल आके फुटबॉल खेलेगा. नहीं, बट पिच है कैसी, रन वाली है. स्टार्टिंग में तो डैब करते सर सर ग्राउंड से ज्यादा जस्मीन बुमराह ની પહેલી ઓવરમાં જોઈને બહુ સરસ રન અને હજી તો સ્ટેન્ફોર્ડ એટલે થોડું ऊपर नेक्स्ट में बॉल आके तो ऑफ नहीं निकलती. પહેલો બોલ આખો अंदर में आता है वरसाद में पूरा First way lockout period, credit card do not receive principal. C. Debt security collateralized by pool of sovereign debt of several developing countries. तो bonds वगैरह है, तो CBO. Isn't it? CMO का full form क्या है? Loan obligation, collateralized loan obligation. सी ऑप्शन. M तो आएगा mortgage. Covered bond is most likely to feature recourse to the issuer, right? Okay. So next Sunday we will do the mortgage part. Okay. Online, bye.